हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपने सातत्य मतलब किसी भी फलनों का सातत्य पढ़ रखा है, मतलब कॉन्टिन्यूटी आपने पहले पढ़ रखी है और आज आपको उसी के आगे अवकलनीयता पढ़नी है। बच्चों, सातत्य तथा अवकलनीयता से आगे बढ़ते हुए मतलब यहां से आपका एक यूनिट स्टार्ट होता है और उस यूनिट को हम लोग कहते हैं कलन, मतलब इस यूनिट को हम कहते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस से आपको बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर के मार्क्स लेने हैं। मतलब यहां से इस यूनिट से 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता और इसके दूसरा आगे जब जाओगे तो आपको अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ना है और इसके बाद आपको समाकलन पढ़ना है, फिर समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ना है और लास्ट तक आपको अवकल समीकरण तक जाना है। मतलब कुल मिला के 5 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। और 5 चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर मिलने वाले होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सारा काम है, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे एकदम। इसमें से आपने ये कॉन्टिन्यूटी पढ़ रखी है, आज आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। हालांकि डिफरेंशियबिलिटी आपके लिए बिल्कुल नया तो है नहीं, आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है, आपने कक्षा 11 में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ली है। देखो बच्चों, क्या है कि जैसे डिफरेंशियबिलिटी का मतलब समझे, मतलब अवकलनीयता का पहले मतलब समझे। किसी भी फलन का जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन एक विधि होती है जिसमें हम किसी भी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। अवकल गुणांक का मतलब समझ रहे हो, वैसे आपने कक्षा 11वें में पढ़ रखा है, उसी को लेकर के देख। जैसे कोई फलन हमारा इस प्रकार से है, जैसे y बराबर एफ एक्स, कोई फलन y बराबर एफ एक्स है और उस फलन का अगर हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं dy ओवर dx। इस प्रकार से फलन y का अवकलन x के सापेक्ष, और यहां पर इसको इसी प्रकार ऐसे लिख दें d ओवर dx एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का अवकलन x के सापेक्ष। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने का ये देखो, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं अगर d ओवर dx एफ एक्स लिखा है और उसके जगह पर एफ डैश एक्स लिखा है तो इसको भी हम इसी प्रकार समझेंगे कि ये x के सापेक्ष एफ एक्स का अवकल गुणांक है, ठीक है। ये भी आपको समझना है। चलो बच्चों, ये तो सारी बातें क्लास 11th वाली हैं। एक बात और समझनी है, कोई फलन हमारा अवकलनीय कब होता है, मुख्य बात यहां तक आपको इतनी बात पहले समझ लेनी है, फिर एक्सरसाइज पर हम लोग जाएंगे। कोई फलन अवकलनीय कब होता है। बच्चों, आपने लिमिट तो अभी लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस सातत्य वाला जो अभी हमने आपको इससे पहले वीडियो दिया है उसमें आपने सातत्य पढ़ा होगा और उसमें लिमिट भी आपको पढ़ाई गई है, लिमिट भी पढ़ाई गई है। यहां भी लिमिट का बहुत बड़ा यूज होता है, लिमिट का यहां भी बहुत बड़ा यूज है। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी फलन की ये अवकलनीयता चेक करनी है, किसी भी बिंदु पर किसी फलन की अवकलनीयता चेक करनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट से उसका डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, राइट से उसका डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। और यदि लेफ्ट से डेरिवेटिव का मान राइट से डेरिवेटिव के मान के बराबर अगर आता है तो उस बिंदु पर फलन हमारा सतत होता है, उस बिंदु पर फलन हमारा ये डिफरेंशियबल होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, आप जैसे हम ये लिख दें कि कोई फलन हमारा है y बराबर एफ एक्स, ये फलन है y बराबर एफ एक्स और x बराबर c पर इसको हमें ये चेक करना है कि ये हमारा डिफरेंशियबल है या नहीं, मतलब x बराबर c पर अवकलनीय है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष से डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, ठीक है। अवकलन बाएं पक्ष से वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, सूत्र आप याद रखिएगा। वैसे सब कुछ हमने बताया कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी और अपॉन में h, याद रखिए h नहीं बल्कि माइनस h, इस प्रकार से। और फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी और अपॉन में h। याद रखिए, अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के मान बराबर आते हैं, कहां पर x बराबर c पर,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों समान आते हैं तो x बराबर c पर बिंदु हमारा अवकलनीय कहलाएगा। x बराबर c पर बिंदु अवकलनीय तभी कहलाएगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर बराबर आ जाएं। बस इतनी बात आपको, किसी भी फलन का दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं ये हमें अगर ज्ञात करना है तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तथा राइट हैंड डेरिवेटिव दिए गए बिंदु पर हमें निकालना होगा और फिर ये देखना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। यदि बराबर हैं तो लिखेंगे दिए गए बिंदु पर फलन हमारा अवकलनीय है, और यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो दिए गए बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करेंगे। सारे एकदम बढ़िया से पूरे सवाल लगाएंगे भैया, कतई वीडियो को लास्ट तक देखिए, एकदम सारी कॉन्सेप्ट सारे सवाल क्लियर होने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी मिस नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बस लास्ट तक वीडियो को आप देखें। देखो हम आपको रिकॉल करा दें, जो आपने क्लास 11th में सारे सूत्र पढ़े हैं उनको भी एक बार रिकॉल करवा दें। जैसे किसी भी फलन x की पावर n का हम अवकलन करते हैं, तो किसी फलन x पावर n का जब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये n पावर पहले लिखना होता है और x की पावर n माइनस 1, x पावर n का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है n, ये n पहले आता है और इसमें से एक घात कम कर देती है ना, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये आपका एक फॉर्मूला पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं log x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन याद रखना है 1/x होता है। इसके बाद अगर हम d ओवर dx e की पावर x का अवकलन करते हैं तो याद रखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही लिखना होता है। ये सारी बातें आपने क्लास 11 में पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, लेकिन हम रिकॉल एक बार दोबारा से करवा रहे हैं आपको, क्योंकि यहां पर भी इन सब का यूज होने वाला है। चलिए इसके बाद देखो ध्यान दें, a की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। बेस पे अगर e ना लिखा जाए तो अभी हमेशा e माना जाता है, और यदि e ना लिखा हो तब तो e मानोगे। यदि कोई दूसरा बेस पर कोई दूसरा अचर लिखा हो तो उसको जो लिखा है वही पढ़ना है, और यदि कुछ ना लिखा हो तो आप e बेस मानेंगे। ठीक है, तो a की पावर x का अवकलन आपको याद रखना है a की पावर x log a बेस e, और फिर इसके बाद में आपको अगला d ओवर dx अगर किसी अचर फलन का अवकलन करना है, याद रखिए अचर फलन का अवकलन x के सापेक्ष शून्य होता है। ठीक, इसके बाद देखो किसी देखो ध्यान दें एक बात और बहुत अच्छी बात है, यहां से अगर मान लेते हैं कोई हमारा फलन दिया जाए और उस फलन के साथ कोई अचर का गुणा हो, जैसे हम यही मान लेते हैं ये आपका a का गुणा है, कोई अचर है, इस a का गुणा अगर है और हमें x पावर n का अवकलन करना है तो a का अवकलन हम नहीं करेंगे, या a के जगह देखो कंफ्यूज हो जाओगे, तो चलो c मान लेते, c कोई अचर है, तब c का हमें अवकलन नहीं करना है, c हम बाहर निकाल लेंगे, केवल और केवल यहाँ पर हमें x की पावर n का ही अवकलन करना होगा, जो कि हमने पहले बता रखा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो किसी त्रिकोणमितीय फलन पर हम लोग आए, अगर हम आपसे कहें कि साइन x का अवकलन x के सापेक्ष करो, तो भैया आपको याद रखना है इसका अवकलन cos x लिखना होता है, d ओवर dx और cos x का अवकलन x के सापेक्ष, cos x का अवकलन x के सापेक्ष अगर करना है तो याद रखिए माइनस साइन x होता है। इसके बाद देखो ध्यान दें tan x का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो tan x का अवकलन याद रखिए sec स्क्वायर x लिखना है। इसके बाद देखो d ओवर dx cot x का अवकलन और cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर, याद रखिए cosec स्क्वायर x होता है। इसी प्रकार d ओवर dx यहां लिख देते हैं sec x का अवकलन x के सापेक्ष अगर आपको करना है तो याद रखना है sec x इंटू tan x होता है। ये हम सारे फॉर्मूले हमें यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सारे फॉर्मूले हमने बताया क्लास 11 में है, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। एक बार केवल यहाँ से हम रिकॉल करवा देते हैं आपको कि आपने क्या क्या पढ़े हैं, हो सकता है इतने दिनों में आप भूल गए हों अगर आपने नहीं रिवीजन किया है तो। चलो इसके बाद देखो cosec x का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष माइनस cosec x इंटू cot x होता है, cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो ये तो सारे
6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके हमने अवकलन x के सापेक्ष आपको बताए। इसके बाद देखो इनवर्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स x का अवकलन, कॉस इनवर्स x का अवकलन कैसे करते हैं। यहां पर देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे कहें कि साइन इनवर्स x का अवकलन करें x के सापेक्ष, तो याद रखिएगा इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे कहें कि आप कॉस इनवर्स x का अवकलन करें, तो कॉस इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष केवल और केवल माइनस का साइन लगाना है, आपको -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। जो साइन इनवर्स x का अवकलन है वही कॉस इनवर्स x का अवकलन है, केवल साइन बदल देना है, माइनस का साइन कर देना है, ठीक है। और इसके बाद में देखो टेन इनवर्स x का, यहां पर आ जाओ भैया, टेन इनवर्स x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो क्या लिखोगे d/dx टेन इनवर्स x, d/dx टेन इनवर्स x, इसका अवकलन आपको लिखना है, टेन इनवर्स x का अवकलन आपको लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है। और यहां पर देखो d/dx कॉट इनवर्स x का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें टेन इनवर्स x का जो अवकलन है वही कॉट इनवर्स x का अवकलन है, केवल साइन बदल जाएगा। यहां पर आपको माइनस लिखना है कॉट इनवर्स x में, जबकि टेन इनवर्स x का अवकलन आपको प्लस में मान देगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, d/dx सेक इनवर्स x का अवकलन आपको करना है, तो सेक इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। और d/dx कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का अवकलन -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। देखो भैया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x के अवकलन x के सापेक्ष हमने आपको बताई। इनको सब बढ़िया से नोट करो, इनकी सबकी आवश्यकता यहाँ पढ़ने वाली है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम इसको रब कर देते हैं भैया, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, इसको नोट कर लिया करो, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं, इसको देखो रब कर दें और आपको कुछ और आगे की ओर ले चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो बच्चों आपको यहां पर अब जैसे मान लेते हैं कि हमें कभी दो फलन दिए जाएं और इन दोनों फलों का गुणनफल दिया जाए, तब हम इनका x के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं। तब इनका अवकलन करने के लिए एक ये फर्स्ट फलन मान लेते हैं, किसी दूसरे फलन को हम सेकंड, किसी को एक को फर्स्ट, किसी एक को सेकंड, दो फलन होंगे ना यहाँ पर, तो इसमें से एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानेंगे और हम इस प्रकार इसका अवकलन करेंगे कि पहला फलन हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे वाले फलन का अवकलन करेंगे, प्लस का निशान यहाँ लगाएंगे, फिर दूसरा फलन ज्यों का त्यों लिखेंगे, मतलब इसका अवकलन हमें नहीं करना है दूसरे फलन का, और पहले वाले फलन का यहाँ पर हमें अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया कि फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। और यदि दो फलनों का भागफल लिखा हो, मतलब सीधा अंश बटे हर के रूप में दो फलन हो, पूरा ऊपर अंश लिख दें और नीचे हर लिख दें। अगर आपके इस प्रकार से दो फलन हैं कि वो बटे में लिखे हैं, मतलब अंश बटे हर में लिखा है, दो फलन है, एक अंश में लिखा है, एक हर में लिखा है, तब बटे वाले दोनों फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां लिखना है हर और बाद में अंश का हम यहां अवकलन कर देते हैं। क्या करेंगे भैया, याद रखो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस फिर अंश लिख दें, क्या लिखेंगे अंश। अब हर का अवकलन करें तो d/dx हर लिख दें भैया, ठीक है। देखो ध्यान दें क्या हम कर रहे हैं भैया, याद रखो हम आपको अंश बटे हर का फॉर्मूला बता रहे। तो जब अंश बटे हर के रूप में कोई दो फलन लिखे होते हैं तब उनका अवकलन कैसे करते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर। इस प्रकार से हम दो फलनों के भागफल वाला ये फॉर्मूला होता है। दो फलनों के भागफल का ये फॉर्मूला है जिसमें हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर लिखना है। दो फलनों के गुणनफल का ये फॉर्मूला है। अगर दो फलनों का गुणनफल हो तब हमें अवकलन करना हो, याद रखिए फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर दो फलन अलग अलग दिए जाए, इस प्रकार से एक फलन f1x और दूसरा फलन f2x, ये दो फलन हमें मान लो दिए जाए, यहां पर दो फलन दिए जाएं और इन दोनों फलनों का हमें अवकलन करना हो, तब आप दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन प्लस इसका अलग अवकलन, मतलब सीधी
बात कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स f1x, ये पहले वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन, प्लस का यहाँ निशान लगाओ और यहाँ पर आपको लिखना है डी ओवर डी एक्स f2x, मतलब दूसरे वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन, पहले वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन प्लस दूसरे वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर इस प्रकार से दो फलनों के योगफल, दो फलनों का जब योगफल दिया जाए तो आपको उनका अलग अलग दोनों का अवकलन करना है। यदि अंतर दिया जाए दोनों फलनों का, तब पहले फलन का अवकलन माइनस दूसरे फलन का अवकलन, इस प्रकार करना है। ठीक है, गुणनफल के लिए हमने आपको बता दिया, भागफल के लिए ये बता। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बेसिक चीजें क्लास 11th में आपने पढ़ी हैं। इन्हीं सारी बेसिक चीजों को लेकर के आपकी पहली एक्सरसाइज है 5.2, अवकलनीयता की पहली एक्सरसाइज है 5.2। इसको हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी रुकावट के। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, भैया लाइक पहले कर दें। और अब हम बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2 पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.2 पर हम लोग पहुंच रहे हैं। देखो पहला प्रश्न आपका क्या है, एक्सरसाइज है 5.2 और इसका है पहला प्रश्न, एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न। देखो क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 1 से 8 तक, प्रश्न 1 से 8 तक में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करना है आपको। देखो कैसे करोगे भाई, पहले तो हम एक काम करते हैं कि दिए गए फलन को हम y के बराबर लिखेंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर ना लिखना चाहो अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम कुछ इस प्रकार से फलन को लिख लें तो ज्यादा बेटर है कि फलन जो हमें दिया गया है उसको हम y के बराबर लिख लें। तो y बराबर यहाँ हमें इस प्रकार से लिखना है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो ध्यान दें, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमने बच्चों आपको बताया कि भैया हमने क्लास 11th में भी अवकलन पढ़ा है, याद नहीं है तो एक समस्या है, लेकिन समस्या ना समझो, हम है ना, हम बताएंगे आपको, कतई चिंता वाली बात ना समझे। देखो ध्यान दें, यहां पर ये फलन हमें दिया गया है। अब आपको इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष इसका हमें अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर अगर हम इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पता है हम जब y का अवकलन करते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष। देखो ध्यान दें, d ओवर dx का मतलब ये है कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, काय का कर रहे हैं, y का कर रहे हैं। इसका मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष dy ओवर dx से दिया जाता है। ये हमने बताया, पहले से पढ़ रखा है, अच्छे से आप जानते हैं। तो चलो y का अवकलन x के सापेक्ष तो ये हो गया। अब बराबर का निशान लगाते हैं, यहां हमें इस फलन का भी अवकलन x के सापेक्ष करना है। कौन से फलन का करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना है। इतना ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो एक काम करते हैं, हर प्रश्न के लिए आपने क्लास जो 11 में पढ़ा है थोड़ी सी उससे आगे की बातें हैं, यहां पर थोड़ा सा और कुछ आगे काम बढ़ाएंगे। देखो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले जो देखो ये कोण में लिखा हुआ है ना, साइन के बाद जो लिखा है ये कोण तो होता है, ये कोण होता है ना, तो साइन के बाद जो लिखा है उसको हम मन में पहले थीटा मान लें, एक्स मान लें, मन में पहले क्या मान लें, एक्स मान लें। तो ऐसा मानेंगे हम कि ये साइन एक्स लिखा है, क्या मानेंगे इसको हम, साइन एक्स। और यदि हम इसको साइन एक्स मान लें और साइन एक्स का अवकलन तो हम जानते हैं क्या होता है भैया, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। और जबकि हमने इस पूरे को x माना है तो लिखना वही है, हम अपने मन में इसको x मानते हैं, है ना। तो साइन x का अवकलन क्या लिखते हैं, cos x, और x बराबर इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन का अवकलन हो गया समझो। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो इसका अवकलन दोबारा फिर करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन फिर करना है। ये आपका रूल श्रृंखला नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रृंखला नियम। हालांकि हमने बताया कि अभी हमने नया कुछ नहीं किया है, कक्षा 11 का सब कुछ कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ेंगे, पूरी बातें याद आ जाएंगी, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है ना वो पूरा याद आ जाएगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लिखेंगे cos x स्क्वायर प्लस 5, ये तो ठीक है, लेकिन इसका अवकलन हमने आपको अभी बताया कि जब दो फलन दिए जाते हैं योगफल या अंतर के रूप में तो उन दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन कर लिया जाता है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग अवकलन करेंगे और फिर इसके बाद में डी ओवर डी एक्स 5 का यहां पर अलग अवकलन करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष और यहां 5 का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, आगे बढ़े भैया, तो यहां लिख देते हैं cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां देखिए, यहां पर हमने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया कि अगर आपके पास x पावर n है और इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये क्या करते हैं, n पहले लिख लेते हैं और फिर इसके बाद x की पावर n में से एक कम कर लेते हैं, एक पावर कम कर लेते हैं। ठीक है, यही तो फॉर्मूला हमने बताया। बस इसी फॉर्मूले के तहत आपको यहाँ आपको गुजरना है। देखो क्या करना है, इस 2 को पहले लिखना है, फिर x की पावर 2 में से एक कम करना है, बस इसका अवकलन हो गया ना। चलो प्लस का निशान लगा दो और ये अचर है, हमने आपको बताया अचर फलन का अवकलन 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान से आपको समझना है, एकदम आसान से। देखो ध्यान दें, यहाँ पर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है। ठीक है, और इसको आप लोग लिख सकते हो 2x। देखो ध्यान दें 2 और यहाँ पर 2 में से एक घात घटेगा तो एक ही पावर बचेगा, एक लिखना है तो ठीक है, ना लिखो कोई समस्या नहीं, एक पावर तो हमेशा माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका अवकलन, इस दिए गए फलन का अवकलन हमें कितना मिलेगा, 2x इंटू में cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बताओ बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखो नोट करते जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके पास, ये लिखा है, इसको भी हम y बराबर लिख लेते हैं। y बराबर इसको लिख लें cos sin x। क्या लिखेंगे, cos sin x। ठीक है, समझ लो भैया, y बराबर cos sin x। हमने आपको ये अभी बताया कि अगर हम किसी भी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पहले तो आपको लिखना है x के सापेक्ष, क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हर प्रश्न में आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो y का अवकलन हम जानते हैं x के सापेक्ष कैसे लिखते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष dy ओवर dx लिखते हैं। फिर बराबर का निशान यहाँ लगा दो भैया, फिर यहाँ पर d ओवर dx cos और यहाँ पर sin x, इस प्रकार लिख दो। मतलब इस cos sin x का अवकलन x के सापेक्ष आपको करना है। कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पर 2 फलन मान लेते हैं कि एक आपका ये फलन है, एक ये फलन है। ऐसी गलती कभी आपको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये आपका cos के बाद जो लिखा हुआ है ये एंगल में है, क्या है, कोण लिखा हुआ है, इसलिए इसको तो आप मन में x समझोगे, मतलब cos x का पहले अवकलन आपको करना। ठीक है, कभी भी इनको ऐसा मत समझिए कि इनको 2 फलन समझ लें कि एक फलन ये है एक ये है और इस पर आप गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो निश्चित रूप से आपसे गलती हो रही है, इसका मतलब आप सवाल गलत लगा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो फिर देखो ध्यान दें भैया, पहले cos का अवकलन आपको पता है, हम लोग लिखते हैं कितना, sin। cos का अवकलन कितना है, sin, और x तो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये पूरा x है भाई, ये पूरा x है ना। तो पहले हमने इसका अवकलन कर दिया और फिर इसके बाद आगे कोण में जो लिखा है उसका अवकलन दोबारा से फिर करना पड़ता है। ठीक है, sin x का दोबारा से फिर अवकलन करेंगे। हम अवकलन तब तक बढ़ाते जाते हैं, ये श्रृंखला चैन रूल होता है, ये हम तब तक अवकलन करते जाते हैं जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उसका अवकलन 1 हो जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो वहां तक हम अवकलन करेंगे जब तक कि अवकलन का मान 1 ना आ जाए। देखो पूरी प्रोसेस आगे से देखो, हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स, इस प्रकार से इसको जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने, और साइन एक्स का अवकलन हमें क्या लिखना होता है, cos x। हमने बताया साइन एक्स का अवकलन x के सापेक्ष cos x होता है। अब आप ये कहोगे कि सर अभी आपने ये कहा था कि आप जब तक अवकलन करें तब तक कि 1 ना आ जाए। हाँ ठीक कहा था, देखो क्यों, समझो बात। हमने साइन एक्स का अवकलन तो ये cos x लिख दिया, अब ये एंगल में जो लिखा है उसका हमें दोबारा से फिर अवकलन वास्तव में करना है। तो x का x के सापेक्ष अवकलन देखो यहाँ पर 1 होता है, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर लिखा नहीं, क्योंकि dx बटे dx मतलब 1, मतलब x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 का हम जब मल्टीपल करेंगे तो हमें तो इतना ही मिलेगा, इसलिए इसको यहाँ लिखना अनिवार्य नहीं है। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं।
देखो यहां भी यही बात है भैया, यहां भी यही बात है, देखो समझो यहां भी यही बात है। देखो ध्यान दें, अगर हमने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले हमने कॉस का अवकलन किया, तो कॉस का अवकलन देखो कितना साइन का अवकलन किया, साइन का अवकलन हमें कॉस मिल गया, है ना। और फिर इसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किया, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। और फिर दोबारा से अगर हम x का करना चाहें तो x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमने फिर से दोबारा से x का अवकलन हमने नहीं किया है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ इस x का अवकलन दोबारा अगर करना चाहो तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस फलन का अवकलन, दिए गए फलन का अवकलन कितना आएगा, माइनस साइन x और इनटू में cos x। ये आपके पास देखो आंसर है भैया, ठीक है, ये आंसर है। क्लियर? तो ये 2 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आए हैं समझ में तो वीडियो को लाइक करो भैया पहले, और इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। नोट करो भाई, नोट कर लो, या इसको हम स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको हम रब कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो लिखा है साइन ax प्लस b का हमें अवकलन करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लिख लेते हैं y बराबर, और y बराबर हमें दिया गया है साइन ax प्लस b। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर 1, 2 और तीसरा ये प्रश्न लगाया। सारे प्रश्न आपके बिल्कुल सिमिलर प्रश्न हैं, अलग कुछ नहीं है, मतलब सारे प्रश्न त्रिकोणमिति वाले देखो दिख रहे हैं आपको। यहां लिख दें x के सापेक्ष, क्योंकि यहां पर अभी नया नया आपका मैटर है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको सारे प्रश्न करने हैं, है ना। वैसे तो क्लास से अगर 11 में आपको अच्छे से आते हैं, आपने क्लास 11 वाले ये प्रश्न अच्छे से करे हैं, तो आपको बहुत आराम से इन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लग रही होगी। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अगर y का अवकलन करते हैं, यहां हम लोग लिखते हैं dy/dx, और यहां पर लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन को d/dx, और यहां लिख दें साइन ax प्लस b। अब ये हमारा ax प्लस b जो है वो क्या है, कोण है, इसलिए सबसे पहले हमें साइन का अवकलन करना है। साइन का अवकलन कॉस होता है, कोण आपका ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। चलो साइन x का अवकलन आपको लिखना है cos x, और x बराबर ये पूरा आपको लिखना है, देखो ये x है ना, पूरा कोण लिखना है, और फिर इस कोण का दोबारा से फिर अवकलन कर दो, बस वही बात है। देखो ax प्लस b का फिर से अवकलन कर दो। यहां से देखिए आपको लिखना है cos ax प्लस b, यहां समझते हैं इन दोनों का अलग अलग अवकलन करना है। हमने आपको बताया किसी चर का अवकलन किसी अचर के साथ जब होता है तो उस अचर राशि का अवकलन नहीं करते हैं, मतलब a का अवकलन आपको नहीं करना है, और x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। यहां पर आप सीधा 1 लिख दो ना, और प्लस का निशान लगाओ भाई। अब ये अचर राशि अकेली अचर राशि होती है, जब हमने आपको बताया d/dx कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो कांस्टेंट संख्या है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहां बराबर में प्लस में 0 लिख दें। चलो आंसर आपको यहां पर मिल रहा है कितना, a इंटू में cos ax प्लस b, यहां आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है सेक, और कोण में लिखा है tan√x। देखो ध्यान दें, इसको भी हम y बराबर लिख लें, और y बराबर यहां लिख देते हैं सेक, ब्रैकेट में यहां लगा दें tan√x। देखो ध्यान दें, सेक tan√x का हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। चलो देखो ध्यान से समझो भैया क्या करना है। यहां जो सबसे पहले तो आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ऐसा यहां लिखना होता है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हम लोग लिखते हैं कितना भैया, dy/dx। y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखोगे, dy/dx लिखोगे, बराबर का यहाँ लगाओ। और यहां भी देखो हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, इसलिए सिंबल क्या होता है, d/dx सेक ब्रैकेट में tan√x, ठीक है। चलो इसके बाद देखो इसका अवकलन, ध्यान दें सेक के आगे जो भी लिखा है वो कोण समझो मन में,
तो sec का पहले अवकलन करोगे, sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। क्या होता है, sec x मतलब x का तो यही पूरा मान लिखना है आपको, है ना। तो sec x इंटू टेन एक्स, x का मतलब क्या लिखना है, टेन अंडर रूट एक्स। अब ये हमारे पास sec का अवकलन खत्म। इसके बाद आगे 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 क्या है भैया, क्या है, देखो ध्यान दें, डी ओवर डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स का दोबारा से अवकलन हमें करना है, ठीक है। ध्यान दें इसमें, देखो और आगे sec टेन अंडर रूट एक्स, ये ठीक है। इसके बाद टेन अंडर रूट एक्स, ये भी आपका ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें, ये आपका जो लिखा है 10 के आगे वाला ये कौन माना जाएगा, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर। क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। आपको लिखना है sec स्क्वायर एक्स और x का मान अंडर रूट एक्स लिखना है, ठीक है ना। अब आपको लास्ट में इस कोण का अवकलन कितना है, देखो x का अंडर रूट है, इसका अवकलन फिर करना है ना। चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए। sec टेन अंडर रूट एक्स, sec टेन अंडर रूट एक्स, और यहां पर टेन अंडर रूट एक्स, और फिर इसके बाद में sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। लास्ट में देखो भैया यहां पर अंडर रूट एक्स का अवकलन कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता। चलो एक लाइन बढ़ा के हम लोग बताएंगे, देखो ध्यान दें, हम आपको एक लाइन स्टेप बढ़ा देंगे। x की पावर हम 1/2 इसको मानेंगे। क्या मानेंगे, अंडर रूट का मतलब किसी भी राशि पर अगर अंडर रूट लगा इसका मतलब उस पर 1/2 पावर है, तो मतलब इस पर हम लोग क्या समझें, देखो x पावर 1/2 है ना। चलो 1/2 पावर समझें। अब यहां पर sec टेन अंडर रूट एक्स लिखें, टेन अंडर रूट एक्स लिखें, और यहां पर भी आपको देखो sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स लिखना है। लास्ट में इसका अवकलन x पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये n पहले आता है, मतलब 1/2 पहले आएगा, और x की पावर यहां से 1/2 में से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा, -1/2। चलो यहां पर सीधा लिख देते हैं -1/2, ठीक। चलो लास्ट में बिल्कुल फाइनल आंसर यहां लिख देते, फाइनल आंसर देखो ध्यान दें, sec टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स, और यहां पर देखो sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहां देखिए ये आपके पास देखो बटे में कितना लिखा है, 2, यहां 2 लिख दें, और माइनस की 1/2 पावर, x पावर -1/2, अगर इसको हम नीचे ले आएंगे तो x पावर प्लस की 1/2 हो जाएगी, और प्लस की 1/2 पावर अगर लगी है किसी राशि पर, इसका मतलब अंडर रूट होता है। तो चलिए यहां पर आपका फाइनल आंसर ये आ गया, देखो किसी, ये देखो है ना, दिए गए फलन का अवकल गुणांक ये आपको मिल रहा है कितना, ठीक है। क्लियर बात, नोट कर लो भैया। ये हम लोग 4 प्रश्नों पर पहुंचे और हमने देखा कि सारे प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कतई किसी प्रकार से कोई डिफरेंट नहीं है। देखो हम कह सकते हैं कि 5वां सवाल थोड़ा अलग है। क्या है अलग, कैसे, 2 फलनों का भागफल वाला यहाँ फॉर्मूला लगेगा। देखो इसको रब कर देते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट कर लो, जो भी करना है ना। चलो इसको आगे रब कर दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो ध्यान दें, यहां पर इस फलन को भी हम y के बराबर लिख लें। क्वेश्चन को पूरे को y के बराबर लिखो, और ये है y बराबर साइन ax प्लस b, और यहां पर बटे में लिखा है cos cx प्लस d। देखो ध्यान दें, यहां पर ये 2 फलन है, एक अंश में लिखा है एक हर में लिखा है, इसका मतलब यहां पर भागफल वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बच्चों, देखें यहां बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे निगाह इधर उधर नहीं, यहां पर समझना है। देखो x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यहां पर x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं तब हम लोग dy/dx लिखते हैं, है ना, dy/dx। यहां पर क्या लिखोगे, d/dx, और काहे का अवकलन करना है, sin ax प्लस b, और अपॉन में cos cx प्लस d का अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, कैसे करोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं
हर का मतलब है cos cx प्लस डी, पहले हर लिखते हैं, इसके बाद अंश का अवकलन करते हैं। तो देखो ध्यान दें, साइन ax प्लस बी का अवकलन करेंगे, जिसका अवकलन करना है उसको हम कैसे लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स, इसका अवकलन इसके सापेक्ष, है ना। तो फर्स्ट ये तो हो गया हर, अंश का अवकलन, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर इसके बाद हमें अंश लिखना है, और अंश है हमारे पास साइन ax प्लस बी, अंश हो गया ये। अब हर का अवकलन करना है, तो हर क्या है, हर आपका ये है, देखो cos cx प्लस डी, क्या है, cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी, ये आपका हर है, इसका अवकलन करना है, और अपॉन में हर का स्क्वायर लिखना है, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर cx प्लस डी, ऐसा लिखना है, ठीक है। चलो यहां पर देखो ध्यान दें, इसका स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर भी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ऐसे देखो, नहीं तो आप भ्रम कर जाओ, लेकिन याद रखो ऐसे कभी मत लिखना। देखो ध्यान दें, cx प्लस डी, अगर आपने इस पर स्क्वायर लिख दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। मतलब हमें cos का स्क्वायर चाहिए, पूरे हर का, इसका स्क्वायर का मतलब cos का स्क्वायर, यहां लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, होल स्क्वायर लिख दो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने इस कोण का स्क्वायर कर दिया तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये गलती कतई ना होने पाए। चलिए, तो यहां पर आपको cos cx प्लस डी ज्यों का त्यों लिखना है। इसके बाद sin ax प्लस बी का अवकलन बताओ, sin का अवकलन cos होता है, तो आपको लिखना है cos ax प्लस बी, लेकिन और साथ में देखो जो ax प्लस बी लिखा है इसका अवकलन दोबारा फिर करना होगा। चलो हम डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट देखो ध्यान दें, sin का अवकलन तो हमने ये cos कर लिया, अब ax प्लस बी का करेंगे, a चूंकि अचर राशि है इसका अवकलन नहीं करते हैं, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 लिखते हैं, प्लस अकेला अचर b है इसलिए इसका अवकलन हम 0 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन, और इसको आप ax प्लस बी ज्यों का त्यों रखोगे, इस पर कुछ करना नहीं है। आगे यहां पर देखो cos का अवकलन हम साइन माइनस साइन में लिखते हैं, काय में लिखते हैं, माइनस साइन, और cx प्लस डी आप ज्यों का त्यों लिखो। अब हमें cx प्लस डी का अवकलन करना है, क्या करना है, cx प्लस डी का, देखो cos का अवकलन तो माइनस साइन हो गया, अब इस cx प्लस डी का अवकलन करना है, तो यहां देखो c का अवकलन अचर है नहीं करेंगे, x का अवकलन 1 करना है, अकेला अचर 0 लिखेंगे, ये हो गया अवकलन। अब लिखना है बटे में ये आपका जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है भैया, इतना ठीक। चलिए बस समझो काम खत्म हो गया, इसको हल करके थोड़ा लिख लें, बाकी काम खत्म है। देखो a तो ये है आपका a, अब ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है, क्या लिखना है, cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी। तो यहां भी ऐसा कतई मत करना, क्योंकि आपको वैसे cos यहां है, cos यहां है, काफी बच्चे स्क्वायर लिख देते हैं, नहीं लिखना है, क्योंकि ये है cos cx प्लस डी और ये है cos ax प्लस बी, क्योंकि दोनों के एंगल अलग अलग है ना, तो दोनों फलन अलग अलग हैं, इसलिए स्क्वायर नहीं करना है। और ये हमने a पहले लिख लिया है, अब ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये c का मान c लिखना है ना, c लिखना है, और फिर इसके बाद लिखना है साइन ax प्लस बी लिखना है, इनटू में साइन, यहां भी आपको cx प्लस डी ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है। और अपॉन में आपको लिखना है cos स्क्वायर cx प्लस डी ज्यों का त्यों लिखना है, ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर बात। चलो इसको भी नोट कर लो भैया, 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से लिया करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6वां, जिसमें लिखा हुआ है, जो फलन लिखा है उसको हम y के बराबर लिख लेते हैं, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। ध्यान से समझो भैया, यहां पर देखो दो फलन अलग अलग जरूर, पक्की बात है, यहां पर दोनों फलन अलग अलग हैं, एक फलन आपका ये है, एक फलन ये है, दोनों फलों के गुणनफल वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। चलो यहां पर हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन
अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx लिखेंगे। यहां पर देखो कैसे लिखोगे, d/dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहां पर दो फलन के गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें से एक फलन को आपको फर्स्ट मानना है, दूसरे फलन को सेकंड मानना है। कोई एक फर्स्ट कोई एक सेकंड माना जा सकता है, कोई समस्या नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहला फलन ज्यों का त्यों, देखो ये वाला फलन ज्यों का त्यों, इसके बाद दूसरे वाले का अवकलन करोगे तो हमें साइन स्क्वायर x पावर 5 का अवकलन करना है। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन। अब प्लस का निशान यहां लगा दें, सेकंड वाला फलन ज्यों का त्यों लिख दें, मतलब साइन स्क्वायर x पावर 5 को ज्यों का त्यों रखना है, साइन स्क्वायर x पावर 5 को ज्यों का त्यों लिखना है, सेकंड ज्यों का त्यों। अब हमें फर्स्ट का अवकलन करना है, तो d/dx cos x क्यूब यहां लिखना है। ठीक है भैया, इतना ठीक है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, ये होता है दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला, होता है कि नहीं? चलो होता है तो ठीक है भैया, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, क्लियर, एकदम पूरा ध्यान से समझिए। cos x क्यूब, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर ध्यान देने की बात है, समझो बात। यहां पर हमें क्या करना है, साइन x की पावर 5, देखो ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम होल स्क्वायर समझेंगे। क्या समझेंगे? होल स्क्वायर। कभी भी किसी फलन पर अगर होल पावर है, 2 घात 3 घात आधी घात चौथाई घात, जो भी पावर लगी है उस पावर का ही सबसे पहले अवकलन करते हैं। मतलब x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या होता है, x पावर n का अवकलन, x पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये n पहले आता है। तो यहां भी देखो 2 पहले आएगा और फिर इसमें से 1 कम कर दोगे तो यहां पर 1 पावर बचेगा, है ना। चलो यहां पर समझ लेते हैं, आपको करना क्या है, इस पावर का पहले x पावर n वाले फॉर्मूले से अवकलन करना है। तो यहां पर सबसे पहले इस पावर को पहले आना है, मतलब 2 पहले आना है, और फिर इसके बाद में साइन x की पावर 5 जो लिखा है, इसकी पावर 2 में से 1 घटाओगे, यहां 1 लिखना या ना लिखना एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया देखो इस घात का अवकलन। फिर इसके बाद में देखो ध्यान दें, अवकलन आपको साइन x की पावर 5 का करना है। अभी तो इस पावर का अवकलन हुआ है, इस घात का अवकलन हुआ है, और फिर इसके बाद में साइन x पावर 5 का अवकलन करना है ना, इसका अवकलन फिर करना है। चलो ठीक है, यहां पर आते हैं, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब आओ भैया यहां देखो, गलती कतई मत करना है, देखो ध्यान दो, यहां पर x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि यहां x की पावर है, देखो ध्यान दें x की पावर है, यहां cos की पावर नहीं है। अगर यहां पर देखो साइन की पावर थी ना, यहां cos पर पावर 2 घात 3 घात 4 घात नहीं है, यहां पर तो कोण पर घात लगी है ना। तो इसलिए आपको cos का अवकलन करना है। क्या करना है? cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब, cos x क्यूब का अवकलन माइनस साइन एक्स क्यूब। अब आपको ये कोण वाला जो लिखा हुआ है इसका अवकलन करना है, d/dx एक्स क्यूब का अब अवकलन करना है। ठीक है, इतना ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, बराबर यहां 2 लिख दें, कोई समस्या नहीं, और cos x का क्यूब ये ज्यों का त्यों, साइन x की पावर 5 ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है, यहां अवकलन की कोई समस्या नहीं है। समस्या यहां समझते हैं, देखो साइन x पावर 5 का अवकलन जब करोगे तो cos x की पावर 5 मिलेगा। साइन का करना है, साइन x का cos x होता है ना, तो cos x और x बराबर है x पावर 5। अब इस x की पावर 5 का आपको फिर से अवकलन करना होगा, ठीक है, x पावर 5 का फिर से अवकलन करना है। अब ये माइनस प्लस का यहां मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा, आपको लिखना है साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू में साइन x का क्यूब, और यहां देखिए अगर हम x क्यूब का अवकलन करेंगे तो अब घात वाला फॉर्मूला, x पावर n वाला फॉर्मूला, तो n पहले लिखते हैं, मतलब 3 पहले लिखेंगे, और x में से x की पावर 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बचेगा। ठीक, डायरेक्ट लिख दिया भैया, समझ में आ रहा। आगे आओ, बस अब तो हम फाइनल आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। यहां समझते हैं, देखो 2 cos x क्यूब इंटू साइन x पावर 5 इंटू cos x पावर 5 इंटू, यहां देखो समझो भाई x पावर 5 है ना, तो x पावर n का फॉर्मूला लगाओगे, 5 पहले लिखोगे, और फिर इसके बाद में 1 घात कम करोगे तो कितनी घात रह जाएगी, 4 घात रह जाएगी। काम खत्म अब हो गया भाई, क्योंकि x बचा ना, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है।
चलो यहाँ पर आ जाओ, ये 3 है ना, चलो यहाँ पर माइनस का 3 लिखें, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर यहाँ लिख लिया, और फिर इसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू में साइन एक्स का क्यूब। बस फाइनल आंसर आ गया। 5 दूनी 10 यहां लिख दें, 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4, 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, सब कुछ यूं करते हो। आपको लिखना है कॉस एक्स का क्यूब इंटू में साइन एक्स पावर 5 इंटू में कॉस एक्स पावर 5, इसके बाद माइनस, और ये है आपके पास 3x स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू में साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर बच्चों काफी बार देखो अवकलन किया, हमने बताया चेन रूल कतई मत भूलिए। सबसे पहला काम है कि अगर किसी भी फलन पर घात लगी है तो घात का अवकलन आपको पहले करना है, इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर इसको देखो, इस पर हम ये कह सकते हैं एक्स पर क्यू है, लेकिन यहां पर फलन पर घात है, इसलिए इसका पहले 2 का अवकलन हम करेंगे। यहां पर देखो 2 का अवकलन हमने किया है ना, तो याद रखिएगा कभी भी अगर होल पावर लगी है किसी भी फलन पर तो हम पहले पावर का अवकलन करते हैं। ठीक, चलो इतना आप नोट कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हो रहा है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां 8वां सरल है, बिल्कुल सरल है, कतई घबराने की बात नहीं है। चलो इसको हम रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखो लिखा है, जो भी फलन लिखा है उसको हम y के बराबर तो लिख लेते हैं ना, तो y बराबर लिखेंगे कितना 2 इंटू में अंडर रूट में लिखा है कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा है ना, कोट एक्स स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से समझो भैया क्या करना है हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो y का अवकलन हम लोग लिखते हैं कितना भैया, लिखते हैं dy ओवर dx। y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखते हैं, dy ओवर dx, और बराबर का यहाँ निशान लगाओ। देखो ये अचर है ना, किसी भी चर के साथ में जब अचर संख्या लिखी होती है तो उसका अवकलन नहीं करते हैं, तो अवकलन से हम बाहर निकाल लें और अवकलन जो करेंगे वो उसको अवकलन के गुणांक के अंदर लिख दें। तो d ओवर dx और यहां लिख देते हैं कोट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब आप जानते हो ना 1/2 पावर होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। चलो ठीक है, बराबर में यहां देखो 2, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी फलन पर अगर घात लगी है तो उस घात का अवकलन पहले करते हैं। तो यहां पर देखो 1/2 घात है, इसी का अवकलन पहले करना है। आपको क्या करना है, 1/2 पहले लिखना है, इसमें से 1 जब घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, है ना, 1/2 माइनस का बचेगा, कोट एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 बचेगा। समझ में आ रही ना बात। अब घात का अवकलन करने के बाद आपको क्या करना है, अब हमें कोट एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। ये आपका कोट एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। इस 2 से इस 2 को तो आप पहले कैंसिल कर सकते हो। ये माइनस का 1/2 है, अगर नीचे ले आओगे तो प्लस का 1/2 पावर हो जाएगा। कोट एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस का। ठीक है, इसका देखो ध्यान दें, कोट का आगे वाला जो लिखा हुआ है उसको हम मन में x समझें तो कोट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस कोट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और x बराबर तो एक्स स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, तो कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर इसके बाद में जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसका दोबारा से फिर अवकलन करना है। ठीक है, आगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन आपको पता ही है क्या लिखते हैं, 2x। देखो 2 पहले आएगा, 1 इसमें से कम करोगे तो 1 ही पावर बचेगा, 1 लिखना या ना लिखना कोई मतलब का काम नहीं है। और अपॉन में नीचे देखो 1/2 पावर है, 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट होता है, तो आपको लिखना है अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी आप नोट कर लो भैया। अब मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जब जाएं तो ये तो बनता है कि भैया इसको तो आप करोगे, है ना, सिंपल सा है ना, तो आप इसको खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप खुद करोगे,
अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 9। देखो लिखा है सिद्ध करिए कि कोई फलन एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, मॉड के अंदर लिखा है एक्स माइनस 1 और एक्स बिलोंग टू आर, कोई भी रियल नंबर एक्स का मतलब है कोई रियल नंबर है और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है मतलब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ना आए तो x बराबर 1 पर हमारा जो फलन है वो अवकलनीय नहीं है, ऐसा प्रूव हो जाएगा। तो हम यहां पर देखो सबसे पहले तो फलन लिख लेते हैं। फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहां पर x जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। x बराबर 1 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। क्या करना है? x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो यहां लिख देते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या करेंगे? x बराबर 1 पर हम सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। कुछ भी निकाल सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों को निकालना है चूंकि। तो चाहे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, कोई भी आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई फर्क वाली बात नहीं। तो x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। देखो ये हमने आपको बताया राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए h की जगह माइनस h लिख देते हैं, बस इतनी तो बात है। चलो यहां पर समझ लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। देखो ध्यान दें, इस मॉड में आपको लिखना है x के जगह पे 1 प्लस h लिखना है। माइनस 1 आपका ज्यों का त्यों है, देखो ये वाला। फिर माइनस f1 का मतलब अगर हम x के जगह पे 1 लिख दें तो f1 का मान हमें कितना मिल जाएगा भैया? 1 माइनस 1 मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, x का मान 1 लिखोगे तो 1 माइनस 1, ठीक है। f1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 1 माइनस 1 अर्थात 0 मिल जाएगी, ठीक। अपॉन नीचे आपको h दिख रहा है, नीचे h ज्यों का त्यों लिख दें। इसके बाद देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से ये देखो कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड h बचेगा। तो मॉडुलस h का मतलब h होता है। यहां पर माइनस ये देखो 0 हो गया और नीचे बटे में h, तो h से h अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहां पर इस राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 मिल रही है। कितनी मिल रही है? 1। अब आते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में यहां लिखना है माइनस h, मतलब इसी वाले फॉर्मूले में h की जगह पर माइनस h लिखना है ना। पीछे की लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है? देखो ध्यान दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h। यहां देखिए, अगर हम इस फलन में x के जगह पर 1 माइनस h लिख दें तो यहां पर हमें लिखना है 1 माइनस h और माइनस 1 आपका ठीक लिखा है, मॉडुलस लगा दो भैया। फिर इसके बाद माइनस f1 का मान बताओ। f1 का मान हो जाएगा 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा? f1 का मान हो जाएगा 1 माइनस 1, मॉडुलस लिख दो और अपॉन में माइनस का h, ठीक है, बराबर। यहां से आप अच्छे से समझ सकते हो, माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, तो आपको यहां मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉडुलस h। तो माइनस h का मतलब h होता है, मतलब मॉड में कोई फलन माइनस का अगर है तो बाहर आएगा h हो जाएगा, हाँ, माइनस खत्म हो जाएगा। और माइनस का ये तो देखो 0 ही है और बटे में माइनस h है, अगर इस h से h को काट दें तो इसकी वैल्यू माइनस 1 आई। तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान माइनस 1 है, ठीक है ना। तो आपको यहां लिखना है चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक। इतना आपको समझना है। क्लियर भैया? किसी को कोई डाउट नहीं? याद रखना है
कि आपको अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो एक के आगे कुछ जोड़ना है, वो क्या है h। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो पहले जाना है, मतलब एक में से कुछ घटाना है। देखो ध्यान दें, एक में से कुछ घटाना है, कितना घटाना है h। जो h क्या है, h निकटतम h क्या है, शून्य के निकटतम कोई बिंदु है ना, h टेंड्स टू 0। चलिए यहां पर आपने समझा कि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए फलन हमारा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसके बाद 10वां, आज का अंतिम प्रश्न। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि एक्सरसाइज का आज आखिरी प्रश्न है ये। तो इसमें आपको जो फलन दिया गया है वो देखो इस प्रकार से दिया गया है कि सिद्ध करके हमें दिखाना है कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर, महत्तम पूर्णांक फलन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, यहां पर लिखा है f(x) बराबर x महत्तम पूर्णांक है ना, और ये लिखा हुआ है 0 < x < 3, x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर अवकलित नहीं है, मतलब x बराबर 1 पर भी अवकलित नहीं है, x बराबर 2 पर भी अवकलित नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें जो फलन दिया गया है महत्तम पूर्णांक फलन है, इस प्रकार से देखो दिया गया है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है, और जो x का मान है वो आपका 0 से 3 के बीच में है, 0 से 3 के बीच में है, ये आपको लिमिटेशन दी गई है, 0 से 3 के बीच में x का मान है। हमें क्या करना है, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, और ये देखना है कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर बराबर नहीं आएंगे। चलो यहां पर समझ लेते हैं। तो x बराबर 1 पर हम सबसे पहले x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने बताया दाएं x से अवकलन हमें निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ यहां लिखेंगे 1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन में h। बहुत ध्यान से समझना है, क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एक से आगे की ओर, तो एक में जोड़ना है, और लेफ्ट हैंड करेंगे तो एक में से घटाना है, बस इतना ही तो बताया हमने। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से निकालना है, आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। यहाँ देखिए इस x के जगह पे 1 प्लस h लिखें तो यहाँ भी आपको 1 प्लस h लिखना है, 1 प्लस h लिखना है, और ये देखो इसमें महत्तम पूर्णांक फलन का निशान लगाएं, और माइनस f1, मतलब यहाँ पर f1 का मान कितना आ जाएगा, महत्तम पूर्णांक फलन 1, ठीक है, और अपॉन में नीचे लिखा है h। ध्यान दें, यहां लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब आपको समझना है, बहुत ध्यान से देखो, h तो बहुत छोटी राशि है, h क्या है, बहुत छोटी राशि है। जैसे 2.5 लिखा है और इसका महत्तम पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, तो आपको केवल 2 लिखना है, ये अपूर्णांश भाग छोड़ दिया जाता है, केवल ये पूर्णांश भाग लिखना होता है ना, पूर्णांश जो है उसको लिखना है। तो यहाँ पर ये h तो बहुत छोटी राशि है, इसलिए उसको छोड़ देना है, इसकी वैल्यू केवल 1 लिखनी है। कितनी लिखनी है, 1, और फिर माइनस इसको भी हमें 1 ही लिखना है, और बटे में लिखा है h, ठीक है। तो अब आप समझिए 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 0, मतलब 0 बटे 0 मानी 0, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें 0 मिली है, और इस प्रकार से अगर हम यहीं पर इसी x बराबर 1 बिंदु पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1, और अपॉन में h लिखेंगे, माइनस h लिखेंगे, ठीक है। बराबर में यहाँ लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h। यहाँ पर जो फलन लिखा है इस फलन में x की जगह पे 1 माइनस h लिखनी है, 1 माइनस h यहाँ लिखनी है, यहाँ भी आपकी 1 माइनस h हो जाएगा, 1 माइनस h माइनस f1 बराबर आपको यहाँ से देखो इस प्रकार से लिखना है, और अपॉन में माइनस का h। ध्यान दें, ठीक है। यहां से हम समझ सकते हैं कि 1 में से कम करना है, तो 1 से कम पूर्णांश कौन होता है, 0 होता है।
इसका मतलब यहां पर आपको लिखना है 0। देखो ध्यान दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हमें लिखना है 0 माइनस f1 की वैल्यू 1 लिखनी है, अपॉन में माइनस h लिखना है। ठीक है, तो अब हम यहां पर अगर लिमिट लें तो देखो h की वैल्यू 0 लिखेंगे और जैसे ही h की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ये फलन हमारा कैसा हो जाएगा? मतलब ये वाली राइट हैंड से डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपरिभाषित। मतलब बात ये हो गई कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 1 पर फलन हमारा अवकलित नहीं है, ऐसा लिखना है। चूंकि यहां लिख दें, चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है भाई, कोई डाउट है? यहां पर जैसे हमने x बराबर 1 पर ये निकाल के देखा है कि फलन हमारा अवकलनीय नहीं है, इसी प्रकार से x बराबर 2 पर भी आपको देखना है। यहां पर लिखा है ना, x बराबर 1 पर भी हमें चेक करना है और x बराबर 2 पर भी हमें इसी प्रकार चेक करना है। तो बच्चों x बराबर 2 पर आप इसको खुद स्वयं चेक कर लें। इसी प्रकार से आपको ये मिलेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 पर आपको लिखना है x बराबर 2 पर फलन हमारा अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो भैया इतनी बात समझ में आपको आई। तो यहां पर हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 5.2 को पूरा समाप्त किया है। ठीक है, और इसके आगे एक्सरसाइज 5.3 आएगी, बहुत ही बढ़िया, एकदम हमने बताया कि ये बहुत ही आसान से लगाने वाली एक्सरसाइज है। और यहाँ से हमने बताया है कुछ 44 नंबर का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपने सबसे पहले सातत्य पढ़ा है और इसके बाद में आज अवकलनीयता के बारे में पढ़ाते हैं। आपने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की है और इसी के आगे आपके पास 6 प्रश्नावली हैं जिसमें आपको पूरा अवकलन कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। इस वीडियो को आपको शायद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी, और यदि कोई समस्या है तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले सबसे पहले। चलो मिलते हैं आगे वीडियो में।